हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में भी अगर बात करें तो हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे। हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है तुगलक वंश का, जो कि 1351 से 1388 के मध्य रहा है। तो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका ये चचेरा भाई था और गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। इसकी माँ का नाम अगर देखें तो बीबी जैला या नैला के नाम से उसे जाना जाता है, इसकी माँ को। और हिसार के राजपूत शासक राणा रणमल की पुत्री थी वो। एफएसटी की तुष्टीकरण की नीति अगर हम देखें, यानी कट्टरता की नीति, तो ये कट्टर शासक भी रहा है। तो इसकी नीति क्या थी? यह एक हिंदू माँ के गर्भ से जन्म लिया था। तो एक हिंदू माँ के गर्भ से जन्मा था ये, और इसने स्वयं को कट्टर मुस्लिम साबित करने के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिससे लोगों को पता चले कि ये कट्टर मुस्लिम है। जैसे इसने 1376 में सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यानी जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। तीर्थ यात्रा कर एक तरीके से बोल सकते हैं, तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने जाते थे तब ये लगता था, और गैर मुस्लिमों पर लगता था। लेकिन ब्राह्मणों पर कोई नहीं लगाता। जैसे ब्राह्मण हो गए, असहाय हो गए, भिखारी हो गए, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, उन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। दूसरा अगर देखें, कट्टरता जिसकी पता चलती है कि एक कट्टर शासक था, हिंदुओं को उच्च पद से हटा दिया और बलपूर्वक उन्हें मुसलमान बनाया। तीसरा अगर देखें, इस्लाम धर्म का विरोध करने वाले ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दिया। चौथा कार्य अगर देखें, हिंदू मंदिरों को लूटा। पांचवा, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने पर जोर दिया। पांचवा कार्य। और इसके बाद छठवां, महिलाओं पर पर्दा कड़ाई से थोपा, यानी पर्दा उनको लगाकर रहना होगा, इस तरीके से पर्दा डाल के रहना होगा। और उन्हें मजार तथा दरगाहों पर जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मदिरा पर रोक नहीं लगाई इसने, जैन मंदिरों को दान दिया इसने, और हिंदू मंदिर जो थे उसमें उसे गहरी दिलचस्पी थी, और संगीत सुनने का भी उसे शौक था। तो संगीत प्रेमी भी था एक वो। एक नोट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, सूफी संत थे बाबा फरीद। तो बाबा फरीद के संपर्क में जब फिरोज शाह तुगलक आया तब से वो अधिक कट्टर हो गया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इसके बाद देखें, फिरोज शाह तुगलक की कल्याणकारी नीति। कुछ ऐसे भी कार्य किए हैं जो कल्याण के कार्य हों, जैसे रोजगार दफ्तर बनवाया उसने। रोजगार दफ्तर किसके लिए था? बेरोजगारों के लिए। दीवाने बंदगान बनवाया है दासों के लिए। दीवाने खैरात, ये कुछ विभाग हैं जो उसने बनवाए। दीवाने खैरात असहाय लोगों के लिए। दारुल शिफा चिकित्सालय यानी औषधि विभाग बनवाया। दिल्ली के निकट 1200 बाग लगवाए। बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया। सेना से रिटायर होने वाले लोगों को पेंशन दी। उच्च पदों को वंशानुगत कर दिया। दिल्ली के निकट 36 कारखानों का निर्माण, जिसका प्रबंध मुतरसिफ कहलाता था, यानी जो प्रबंध करने वाला है मुतरसिफ कहलाता था। अच्छा, कारखाने जो है दो प्रकार के थे, रातिब कारखाने और गैर रातिब कारखाने। जो रातिब कारखाने थे उसमें मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाता था, और गैर रातिब कारखाने में वस्तुओं का निर्माण होता था। इसके बाद एफएसटी एक विद्वान शासक था और उसने विद्वानों का संरक्षण भी किया। जैसे अगर हम देखें तो यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। याद रखेंगे, मुगल वंश का नहीं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने फतवाहाते फिरोजशाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है ये फतवाहाते फिरोजशाही। आत्मकथा का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जानकारी स्वयं लिखता है, अपने बारे में खुद लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, नाम याद रखेंगे इसका क्या है? फतवाहाते फिरोजशाही। तथा दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण भी दिया। अब विद्वान देखेंगे कौन कौन से इसके दरबार में विद्वान थे और उनकी पुस्तकें जो लिखी हैं उन्होंने। जैसे अगर हम देखें तो जियाउद्दीन बर्नी, इसने पुस्तक लिखी है तारीख फिरोजशाही या फतवाए जहांदारी, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। दूसरा शमसे सिराज, इसने तारीख फिरोजशाही, इसने भी तारीख फिरोजशाही लिखी है। दूसरा ख्वाजा अबू बकर, तो फतऊ उस लातीन। इसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति है, यानी इसका पता नहीं है, इसने एक पुस्तक लिखी है सीरात ए फिरोजशाही। तो इस प्रकार इसके समय कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। अच्छा, नोट पॉइंट और देखेंगे, इसने औषधि संगीत की किताबों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। यानी इसने औषधि और संगीत की किताबों का जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। इसी के साथ धर्म दर्शन और ज्योतिष से संबंधित किताबों का भी अनुवाद करवाया। तो इसके द्वारा जैसे औषधि की, संगीत की और धर्म दर्शन की किताबों का जो है फारसी में अनुवाद कराया गया।
इसके बाद देखते हैं एफएसटी के द्वारा चलाई गई कुछ मुद्राएं। जैसे एक मुद्रा चलाई थी इसने ससगनी, तो एक ससगनी का मूल्य था 6 जीतल। एक मुद्रा थी अधा, अधा यानी जो जीतल का आधा भाग थी। एक मुद्रा और थी बिख, बिख जो कि जीतल का 1/4 थी, यानी एक 1/4 जिसको बोल सकते हैं 1/4। इन सिक्कों को तांबे तथा चांदी को मिश्रित करके बनाया जाता था। यानी ससगानी, अधा और बिख अगर पूछा जाए किस धातु से बने होते, तांबा और चांदी। ससगानी 6 जीतल के बराबर, अधा आधी जीतल के बराबर, बिख जीतल का 1/4 इतना हुआ करता था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के कुछ निर्माण कार्य हम देखेंगे। निर्माण कार्य में बात करें तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण इसी ने करवाया। इससे पहले जो कुतुब मीनार थी तो उसका जो है पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई। इसी के साथ 300 नए शहरों का निर्माण कराया, यानी नगरों को, जिसमें फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद ये सब थे। फिरोजाबाद जो कि दिल्ली के आसपास कोई एक नगर था, वहाँ पे उसको बसवाया। जो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद है वो वाला नहीं है ये। इसी के साथ लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराई, जिसका मुख्य कार्य क्या था? लोक निर्माण विभाग का कार्य इमारतों, मकबरों और सड़कों का निर्माण और मरम्मत करना। नोट पॉइंट देखेंगे, एफएसटी ने अशोक के मेरठ, यानी जो मौर्य वंश का सम्राट था अशोक, उसके अभिलेख थे। अभिलेख यानी किसी के ऊपर लिखा हुआ लेख, जैसे पत्थर पे लिखे होते थे तो शिलालेख हो गया, उस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो अशोक के मेरठ में और टोपरा यहाँ पे, यानी ये हरियाणा में पड़ती है जगह, तो यहाँ से अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया एफएसटी ने और उनको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ने में क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के समय राजस्व तथा कृषि में सुधार। तो एक के द्वारा लगाए गए चरी कर और घरी कर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 प्रकार के टैक्स लगाए थे। चरी कर यानी जो दूध देने वाले पशु होते थे उन पर लगता था, और घरी कर एक तरीके से हम बोल सकते हैं हाउस टैक्स था। तो इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। इसी प्रकार उसने अपने कुल समय में जो है 24 प्रकार के टैक्सों को समाप्त किया था। दूसरा, उसने बड़ी मात्रा में नहरों का निर्माण कराया, जिससे अधिक राजस्व का व्यय होने के कारण किसानों पर उसने सिंचाई कर वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि नहर बनवाई थी अब सिंचाई के लिए, तो अब सिंचाई कर भी उसने किसानों से वसूलना शुरू किया, जिसे हावे सर्व या हक ए सर्व के नाम से जाना जाता था। कितना था? जो उपज होगी उसका 1/10वां भाग, इतना था ये सिंचाई कर। इसके बाद बात करते हैं एफएसटी द्वारा लगाए गए कर। कौन कौन से टैक्स उसने लगाए? यानी 24 कर तो उसने समाप्त कर दिए, 4 कर लगाए हैं उसने, जिसमें एक जो है कौन सा कर भी शामिल है? सिंचाई कर, जिसे हावे सर्व ये तो है ही। इसके अलावा कौन से? जजिया कर, जकात, खम्स और खराज। जजिया कर क्या है? गैर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर। जकात क्या है? मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर। खम्स लूट का जो धन होता था उसमें से आधा राजा और आधा सैनिक, यानी कुछ कुछ हो सकता है या आधा ना हो, यानी कुछ मात्रा में या कुछ प्रतिशत में जो है राजा रखता था और कुछ प्रतिशत जो सेना लूट कर लाती थी वो रखते थे। खराज क्या है? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर। तो ये भी कर इसने लगाए हैं। तो इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये कंप्लीट जानकारी है। तो इससे अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद देखें तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। तो यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय ख्वाजा जहां ने मलिक उस सर्क की उपाधि लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में सरकी वंश की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में कौन सा वंश बसा? सरकी वंश। किसने बसाया? ख्वाजा जहां। कौन सी उपाधि ली थी इसने? मलिक उस सर्क। और किसके समय इसने सरकी वंश की स्थापना की है? तो नासिरुद्दीन महमूद के समय। दूसरा कार्य देखें, इसी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें से मंगोल आक्रमणकारी था तैमूर लंग, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और लगभग 15 दिन तक ये दिल्ली में लूट करता रहा। तैमूर लंग ने भारत से वापस जाने के बाद अपने सूबेदार खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर क्षेत्र की सूबेदारी सौंप दी थी। यानी जब मंगोल आक्रमण चला गया तैमूर लंग, तो ये क्षेत्र किसको सौंप गया? अपने सूबेदार को उसने सौंपे। सूबेदार का नाम था खिज्र खां। खिज्र खां ने दिल्ली की स्थिति का लाभ उठाकर, क्योंकि एक कमजोर शासक है नासिरुद्दीन महमूद, एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम है सैयद वंश। तो अब हम दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सैयद वंश है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि लगातार वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप भी देखें।